सेंटेंस। शुरुआत गुरु अर्जुन देव से करिए। द रिलेशंस बिटवीन सिख एंड द मुगल्स Sikh and the Mughals started with the execution of Guru Arjan Dev by Jahangir. Guru Arjan Dev by Jahangir. सिख हिस्ट्री है ना, वो थोड़ा देख लीजिएगा। शुरुआत किसने की है, लंगर सिस्टम किसने शुरू किया था, गुरुमुखी लिपि जो उनकी स्क्रिप्ट है किसके टाइम पे, लिख लीजिए, फैक्ट्स है, कुछ लिखते चले जाइए। इसको आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मैं बताऊंगा, फिर वो टॉपिक हट जाएगा। आपको इसमें करना क्या क्या है। शुरुआत किसने की, गुरु नानक देव। जो इनके 10 गुरु हैं उनकी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, लिखते जाइए, चाहे आपको पढ़ने से ज्यादा कुछ मत पड़िएगा। लंगर सिस्टम किसने शुरू किया है, लंगर शुरुआत बाद ही में हुई है ना। गुरु अर्जुन देव के बाद हेरिडिटरी होने लगा, तो उससे पहले वो नॉमिनेट करते थे अपने, जो अगला गुरु होगा उसको नॉमिनेट किया जाता था। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इनको नॉमिनेट किया जाता था। गुरु अर्जुन देव के बाद उन्होंने अपने बेटे को बनाया, उसके बाद से हेरिडिटी शुरू हो गई थी। लेकिन आपको पढ़ना क्या कि ये लिख लीजिए एक बार, लंगर सिस्टम किसने शुरू किया है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने शुरू की थी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिपि जो उनकी है किसने शुरू की है, आदि ग्रंथ वॉज रिटन बाय, ये सब क्वेश्चन मार्क करके ढूंढ लीजिएगा, नहीं ढूंढ पाए तो आखिरी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जो गुरु का पद है, जो पोस्ट ऑफ गुरु है, हेरिडिटी कब शुरू हुआ, हेरिडिटी उसका कब शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले नॉमिनेट हो रहे हैं ये लोग। मतलब ये भी कह सकते किसने शुरू किया, और या कह दी नॉमिनेशन को किसने खत्म किया। क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकते हैं। किसने पहली बार जो सिख सेक्ट थी उसमें मिलिट्री के जो एलिमेंट्स है उसको किया, उसकी शुरुआत की, मिलिट्री एलिमेंट की। जो सिख सेक्ट है उसमें मिलिट्री एलिमेंट की शुरुआत किसने की थी, गुरु हरगोविंद नहीं, जो 6th गुरु हैं। क्योंकि जब उनके फादर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था तब उनको लगने लगा कि भैया शांति से काम नहीं चलेगा, मिलिट्री कैंपेन करना पड़ेगा या मिलिट्री एलिमेंट को उसमें शामिल करना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर का असैसिनेट किसने किया था, ये मैंने बता ही दिया। और फाइनली जो है खालसा पंथ, वो मैं भी बता दूंगा किसने शुरुआत की थी। खालसा पंथ किसने की है, खालसा पंथ गुरु गोविंद। ये 7-8 क्वेश्चन, और जितने गुरुज हैं 10 गुरु जो हैं इनकी सीरीज याद कर लीजिएगा बस। अमृतसर, हाँ, किसने, जो गोल्डन टेंपल है उसकी नींव किसने रखी थी, मियां मीर ने एक्चुअल में रखी थी। वो सूफी थे, किसके टाइम पीरियड में थी। लैंड किसने डोनेट किया था, अकबर ने किया था। ये सब क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत चक्कर मत पड़िएगा, यही सारे क्वेश्चन है बस। गुरु रामदास को डोनेट की थी अकबर ने, मियां मीर। फाउंडेशन स्टोन इसी ने रखी थी, मियां मीर नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करा दिया। रीजन में वेरिएशन आपको मिलेंगे, अलग अलग हिस्टोरियंस मतलब जो सिख रिलीजन की जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग रीजंस दूसरे हैं, हिस्टोरियंस ने रीजंस दूसरे बताए। अकॉर्डिंग टू सिख रिलीजन, जो रिलीजन बना बाद में, उनके अकॉर्डिंग क्या था, औरंगजेब इनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप अपना रिलीजन चेंज करो। और उसमें बेसिकली क्या थे, ये लोग हिंदू थे, ठीक है, तो इनको हिंदू रिलीजन का सेवियर भी कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर को, कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तो अभी तक सिख रिलीजन आया नहीं है, अभी ये संप्रदाय है हिंदू धर्म के अंतर्गत ही।
ये पहला रीजन है जो माना जाता है। दूसरा क्या है, इट वॉज अ पीजेंट रिवॉल्ट। पीजेंट रिवॉल्ट, इट वॉज अ पीजेंट रिवॉल्ट, क्योंकि रेवेन्यू उस समय इतनी ज्यादा थी, उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया सिख ने। सिख बेसिकली कौन है, पीजेंट से थे ना, ये लोग जाट लोग थे, पीजेंट से, तो इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया रेवेन्यू सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन के कारण। ये दूसरा रीजन माना जाता है। तीसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू औरंगजेब, औरंगजेब के अकॉर्डिंग क्या था, ये मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर रहे थे हिंदू रिलीजन में, इस वजह से इनको पनिश किया गया था। ये कन्वर्ट कर रहे थे किनको, मुस्लिम्स को हिंदूस में। अकॉर्डिंग टू औरंगजेब, he was promoting the conversion of Muslims into Hindus. ये कुछ रीजंस हैं जो ऐसा माना जाता है जिसलिए औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ औरंगजेब, ये गुरु तेग बहादुर, अब क्या हुआ, अब सिख इंडिपेंडेंस की शुरुआत होने लगी। और इसको लीड किसने किया, इनके बेटे गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने अपना सेंटर कहां बनाया, आनंदपुर साहिब में। जब आप अमृतसर से बढ़ेंगे हिमाचल की तरफ, तो बीच में आनंदपुर साहिब है, जहां पर इन्होंने अपना सेंटर बनाया और यहां से अपने रिवॉल्ट शुरू किए अगेंस्ट मुगल्स। ठीक है, ये पॉइंट कुछ कुछ लिखते रहिए। सेंटर कहां बना, आनंदपुर साहिब में। लेटर ऑन गुरु गोविंद सिंह इस्टेब्लिश his center at Anandpur Sahib and started a guerrilla warfare tactics against Mughals. अगला पॉइंट, दिस रिवॉल्ट फाइनली laid the foundation of Khalsa Panth in 1699, laid the foundation of Khalsa Panth. Khalsa in 1699. Basically, it was based on Sikh brotherhood. सिख का लिटरल मीनिंग क्या है, शिष्य। शिष्य ऑफ हूम, माना गया जो गुरु नानक देव के जो शिष्य थे, यही बाद में सिख कहलाने लगे। तो इट खालसा, दिस वाज बेस्ड ऑन सिख ब्रदरहुड। और आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह क्या माना गया, जो ग्रंथ है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जिसको शुरुआत गुरु अर्जुन देव ने की थी, आदि ग्रंथ की, बट बाद में कहा माना गया वो खो गया, जिसको फिर से असेंबल कराया गुरु गोविंद सिंह ने, और बाद में यही गुरु ग्रंथ साहिब कराया, कहलाया गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी शुरुआत आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव, बट इसको कॉम्पाइल कराया था गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह और आगे की थोड़ा बहुत पता है कि नहीं, 10th गुरु के बाद ही इन्होंने डिसॉल्व कर दिया गुरु पद और मान लिया कि यही गुरु ग्रंथ साहिब है, यही फ्यूचर गुरु है। तो उनका माना गया जहां कुछ सिख एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो यही खालसा, यही है ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही गुरु के रूप में उपयोग होगा। इसीलिए जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो सब गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास ही होते हैं। शादी विवाह जो भी है, आफ्टर डेथ जो उनकी सेरेमनीज होती हैं, वो सब इसी का पार्ट होता है गुरु ग्रंथ साहिब का। तो फाइनली यही है जो, तो 10th गुरु गोविंद सिंह और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब। ये पूरी हिस्ट्री थी, सिख हिस्ट्री और रिवॉल्ट जो हुआ। ठीक है, अब आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। हाँ, एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, कल भूल गया था मैं। औरंगजेब के टाइम पीरियड में 1662 में
मुगल जो मुगल एम्पायर था उसमें कूच बिहार शामिल हो गया था। कूच बिहार, कूच बिहार, कूच बिहार क्या है? ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया 1662 ड्यूरिंग टाइम ऑफ औरंगजेब। और डायनेस्टी जो थी कौन सी थी? अहोम डायनेस्टी। कूच बिहार में कौन सी डायनेस्टी थी? अहोम डायनेस्टी। एंड दिस कैंपेन वॉज लीड बाय मीर जुमला, इंपॉर्टेंट नाम है मीर जुमला। द कैंपेन अगेंस्ट कूच बिहार, द कैंपेन अगेंस्ट कूच बिहार took place under the leadership of Mir Jumla. Took place under the leadership of Mir Jumla. यह अहोम डायनेस्टी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। नॉर्दर्न जो शुरुआत में जो कामरूप था एंशिएंट हिस्ट्री में, कामरूप असम, यही बाद में कूच बिहार डायनेस्टी है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो कामरूप है बाद में कूच बिहार बना। बेसिकली माना गया जो ये अहोम डायनेस्टी थी, साउथ ईस्ट एशिया की डायनेस्टी थी, जो बाद में आके सेटल्ड हो गई आपके जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पे। इतना हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, हेडिंग डाल लीजिए, सब हेडिंग डाल लीजिए। इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। पहला जो है ये बेसिकली एक पोस्ट थी, क्या? वकील की, वकील, और इसी को वजीर बोला गया, वजीर, वकील या वजीर। अब हेड कौन है बताने की जरूरत नहीं, मोनार्की है तो जो बादशाह है वो हेड है। इतनी बार मैं बता चुका हूं, मोनार्की में जो सारी पावर होती है बेसिकली वो मोनार्क में ही होती है, जो राजा उसी में, उसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। अब वकील या वजीर है क्या? जो मैं कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो सल्तनत टाइम पीरियड में जो नायब मामलिका था, अ पोस्ट दैट वाज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू उस टाइम का सुल्तान और इस टाइम के बादशाह के पद का जो इक्विवेलेंट था, ये वकील या वजीर है। कि इन केस अगर बादशाह नहीं है तो सारी पावर जो है इस वकील के पास ही आ जाती है, वकील या वजीर के पास, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसका खुद का कोई पोर्टफोलियो नहीं है कि पर्सनली इसका कोई डेजिग्नेटेड वो नहीं था। वर्क क्या है इसका? वर्क क्या था? जितने भी डिपार्टमेंट है उनको सबको ये सुपरवाइज करता था। तो क्या हो गया? सबको सुपरवाइज कर रहा, मतलब इक्विवेलेंट टू बादशाह हो गया, बादशाह तो यही करता है ना। जिस वजह से ये जो पोस्ट है ये मुगल टाइम पीरियड में हमेशा बनी नहीं रही, ठीक है। शुरुआत जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आता है इस पोस्ट को डिसॉल्व कर देता है। उसको लगता है जब मैं हूं तो इस पद की जरूरत ही क्या है, ठीक। फैक्चुअल पॉइंट ये है कि मुगल डायनेस्टी का पहला वकील कौन था? कौन है? निजामुद्दीन खलीफा। खलीफा कॉन्स्पिरेसी मैंने बताया था ना, खलीफा कॉन्स्पिरेसी बताया था, भूल गए? जब हुमायूं बनने वाला था तो उस समय खलीफा की कॉन्स्पिरेसी हुई थी निजामुद्दीन खलीफा ने। वो किसी और को बनाना चाहता था, मेहंदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। तो वही खलीफा कॉन्स्पिरेसी में लिखवा जरा भूल गए थे। कौन है? निजामुद्दीन खलीफा, पहला वकील। निजामुद्दीन
खलीफा किसके टाइम पीरियड में था? ये बाबर के टाइम पीरियड में। पढ़ के आई हो या पुराने नोट से बोल रही हो? नहीं कॉपी? अरे गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। निजामुद्दीन खलीफा। अगला, अकबर के टाइम में कौन रहा? अर्ली जो उसकी पीरियड था उसमें कौन बना है? बैरम खान। 1556 से लेकर 1560 तक 4 सालों तक बैरम खान वॉज द वकील ऑफ मुगल डायनेस्टी। 1556 टू 1560 बैरम खान। बट 1560 में यह पद डिसॉल्व कर दिया गया। जब अकबर मैच्योर हो रहा था तो उसको यह लग गया था यह पद जब तक रहेगा मैं इंडिपेंडेंट होकर अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं, इसीलिए इस पद को डिसॉल्व कर दिया गया। और जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, अरे आज पढ़ के आई हो तो ठीक है, कॉन्फ्रेंस सुना रहा हूं। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, निजामुद्दीन खलीफा तो ठीक, मुगल टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक कौन बना रहा वकील? असद खान। लिख लीजिए। ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब कितने साल तक था ये? 31 साल तक। 31 ईयर्स। इसका रीजन क्या होगा? औरंगजेब खुद ही इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में इंगेज था, मतलब कैंपेन्स में उसको लगता जब मैं नहीं रहूंगा तो कौन भैया गवर्न कौन करेगा मेरे डायनेस्टी को, इसीलिए असद खान रहा। बाकी कोई मिलिट्री कैंपेन में बहुत कम बादशाह इन्वॉल्व हुए थे। जहांगीर तो कोई जाता ही नहीं था, वो अपने में। खुर्रम को क्या लगता था कि भैया मैं इतने कैंपेन मैंने पहले कर दिए हैं, अब मैं थोड़े दिन आराम कर लूं, मतलब ऐसा था क्योंकि उसने खुद मिलिट्री कैंपेन नहीं किया। औरंगजेब ने खूब किया है, असद खान। ये सब फैक्ट्स हैं, ठीक है। अगला क्या है? दीवान। दीवान, इसका काम क्या था? ही वॉज रिलेटेड विद द वर्क ऑफ रेवेन्यू एंड फिनेंस। ही वॉज रिलेटेड विद द वर्क ऑफ रेवेन्यू एंड फिनेंस। रेवेन्यू एंड फिनेंस, रेवेन्यू एंड फिनेंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज यूपीपीसीएस में नहीं पूछे कभी, यूपीएससी में पूछ सकता है क्या? इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्या है? यूनिफॉर्मिटी। लिख लीजिए। एंड चेक एंड बैलेंस। ये यूपीएससी में पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यूनिफॉर्मिटी। मतलब आपको इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन में दिखेगा, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, एक रूपता है। जैसा इंपीरियल था वैसा ही प्रोविंशियल है, वैसा ही सरकार का है, वैसा ही परगने का है, वैसा ही ग्राम का है। तो यूनिफॉर्मिटी है। और चेक एंड बैलेंस मतलब क्या है? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बैलेंस कर रही है। अब कैसे कर रही है अभी मैं बता दूंगा, फिलहाल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज यूनिफॉर्मिटी एंड चेक एंड बैलेंस। एंड चेक एंड बैलेंस, ठीक है। अब इस दीवान के बारे में क्या है? एक ये दीवान है, दीवान आला कहा गया बाद में। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक ही दीवान था, बाद में कई सारे दीवान इसी के अंदर अपॉइंट कर दिए गए। दीवाने तन, दीवाने अशरफ, तो एक दीवान के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर 4-5 दीवान कर दिए गए। उसकी क्योंकि बहुत बड़ी डायनेस्टी, बहुत बड़ा अंपायर था, तो एक दीवान काम नहीं कर सकता था, तो बहुत सारे और दीवान को भी अपॉइंट कर दिया गया। और जो इन सबका हेड हुआ वो दीवाने आला हो गया, दीवाने आला। और
क्या आपको मिलता है? जब इतने सारे दीवान हो जाएंगे तो बैलेंस हो पाएगा कि नहीं? कि कोई एक दीवान जो होगा वो पावरफुल नहीं हो पाएगा। अगर एक ही मैं मान लीजिए दीवान हूं और हम 4 दीवान और अपॉइंट हो जाएंगे, तो आप लोग मेरे पावर को हमेशा बैलेंस करेंगे, क्योंकि दीवान को अपॉइंट कौन कर रहा है? बादशाह कर रहा है। दीवान जो है इसके अंडर केवल काम कर रहा है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? बादशाह के प्रति है। तो भैया अपने बैलेंस हो गया ना, ये सेकंड बैलेंस फर्स्ट हुआ कि नहीं? और ये सब में चलेगा। बख्शी भी एक नहीं होता, बख्शी भी 3-4 होंगे, इसीलिए बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट दीवान था वो था दीवान ए तन। लिख लीजिए दीवान ए तन। अभी क्या काम क्या था इसका अभी मैं बता दूंगा। दीवान ए तन लिख लीजिए, ये वेतन देता था। दीवान ए तन, दीवान ए तन। ठीक है। तीसरा, बख्शी। मीर बख्शी। अब ये क्या है? रिलेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। रिलेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। सैनिक विभाग जो था उसका मिनिस्टर था, ये मिनिस्टर था। पहली चीज अभी लिख लीजिए पहले, मीर बख्शी। हाँ, पोस्ट का नाम मीर बख्शी। मीर बख्शी। रिलेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, या ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। एक्चुअल में बख्शी का जो लिटरल मीनिंग होता है उसको कहते हैं पे मास्टर। पे मास्टर का मतलब जो सोल्जर्स को सैलरी देता है। बट यहां थोड़ा सा अंतर है इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन में, बस वो ध्यान देना है। क्या है पहला? ब्रैकेट में लिख लीजिए पे मास्टर। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है बख्शी का? पे मास्टर। पे मास्टर काम क्या है? हाँ, मिनिस्टर है ये, हेड नहीं है डिपार्टमेंट का, क्योंकि मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड कौन है? बादशाह खुद है। अंतर हो गया दोनों बातों में। मिनिस्टर है, हेड नहीं है। अगला पॉइंट, ही वॉज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, प्रमोशन, सोल्जर्स का प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग। अब लिख लिया? अब ध्यान दीजिए, ये तीनों जो काम है करता कौन है? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदार करते हैं। सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट मनसबदार करते हैं, ट्रेनिंग मनसबदार करते हैं, और प्रमोशन मनसबदार का काम था। तो ही वॉज नोन एज हेड ऑफ मनसबदार। मनसबदार का हेड भी से कहा जाता था। बात समझ में आई? जब कभी भी मनसबदारी अलॉट की जाती थी तो किसके थ्रू होके प्रोसेसिंग जो होती थी मनसबदारी की, पहले बख्शी के पास आता था। बख्शी के पास, बख्शी जब पास करता था तब बादशाह के पास जाता था। तब बादशाह कहता है ठीक है भैया इस एरिया को मनसबदारी से बना दो। बात समझे? मान लीजिए आप बख्शी हैं, मैं बादशाह हूं, इनको मनसब देना है, तो इन्होंने इनके फाइलिंग वाइलिंग आपके पास आई। आप इसको चेक करेंगे कि ठीक है ये व्यक्ति गिरी, मेरिट आप इसकी चेक करेंगे। मेरिट चेक करेंगे, मेरिट पे बेस सिस्टम है मनसबदारी। और उसके बाद आप मुझे कहेंगे बादशाह सलामत ठीक है, ये इनको दे दीजिए मनसबदार। तो आप क्या हो गया? हेड ऑफ मनसबदार, क्योंकि आप सुपरवाइज भी कर रहे थे। तो ही वॉज हेड ऑफ मनसबदार ऑल्सो। प्रांजल के लिए। हाँ, वो
ये रैंड भी यही डिसाइड करेंगे ना, 5,000 देने, मेरिट इन्होंने डिसाइड कर दी। मनसबदारी सिस्टम आगे बताऊंगा, तो मेरिट बेस्ड सिस्टम है कि जो व्यक्ति जितना काबिल है उसी की काबिलियत के आधार पर उसे मनसबदारी अलॉट भी की जाती है। वो आगे की बात है, इतना डिटेल में करेंगे। सब उसी के एडिशनल काम है, सब उसी के काम है, लेकिन ये काम नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो भी बख्शी के अंदर ही है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मतलब सीबीआई और आईबी का हेड भी यही है। But the salary and the wages was not distributed by मीर बख्शी। ये काम दीवाने तन का था। प्रोविंशियल में चेंज हो जाएगा। प्रोविंशियल में बख्शी जो है वो पे मास्टर है, वही सैलरी देगा, लेकिन इंपीरियल में पे मास्टर नहीं है। ये काम दीवाने तन करता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। बट ही वॉज नॉट related with the distribution of wages and salaries to the soldiers. This work was done by Diwan A. Tan. ये बेसिक डिफरेंस है और यही क्वेश्चन यूपीएस नहीं पूछ सकता, उसका लेवल नहीं है, लेकिन यूपीएससी जरूर पूछ सकता है। दीवान तन अभी अब प्रोविंशियल बताऊंगा ना, अभी तो इंपीरियल पे चलिए। बट एक चीज यहां पे और है, क्योंकि सारा सोल्जर से रिलेटेड काम इसी का है, तो जब तक मीर बख्शी सरखत एक होता था, सरखत एक लेटर होता था, जब तक वो इसको साइन नहीं करेगा तब तक सैलरी अलॉट नहीं होगी सोल्जर्स को। सरखत लिख लीजिए, सरखत। जब हम किसी को सैलरी देते हैं, जो लेटर होता है ना कि भैया इसको सैलरी देनी है, तो वो जो लेटर आएगा वो मेरे पास आएगा, मैं इसको साइन करूंगा, साइन के बाद ही दीवान तन इसको अलॉट करेगा। आप बात समझे नहीं? मान लीजिए फिर से वैसे वही चैनल चलते हैं, ठीक है। अब चेंज इतना कर ली, मैं दीवाने तन हो गया, ये बख्शी हो गए और आप सोल्जर। आपको मुझे सैलरी देनी है दीवाने तन को, इनके पास आया मैटर, सरखत आया, सरखत को जब ये साइन करेंगे, ये साइन करेंगे, तब मैं आपको सैलरी दूंगा। तो ये पावर बख्शी की है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है वो बख्शी ही कर रहा है, ट्रेनिंग जो है वो बख्शी ही दे रहा है, इसीलिए उसको पता है कि व्यक्ति की मतलब एक व्यक्ति काम कैसा कर रहा था। इसीलिए सरखत जब तक साइन नहीं करेगा बख्शी, तब तक सैलरी नहीं अलॉट होगी सोल्जर को। इंपॉर्टेंट वर्ड है सरखत। क्योंकि क्वेश्चंस क्या आते हैं सीधे सीधे, जो ग्लॉसरी होती है ना किसी भी टाइम पीरियड की, तो मुगल ग्लॉसरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सीधे पूरे व्हाट डू मीन बाय टर्म सरखत। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन तो फिर भी देख रहे होगे आप लोग, देख रहे हो ना, तो देखिएगा जरूर सरखत आया है। इसीलिए पीसीएस या यूपीएससी में नहीं आया तो किसी भी स्टेट कमीशन में आया होगा, लेकिन सरखत पूछा जरूर गया। तो आखिर मैं ऐसा करूंगा, एक ग्लॉसरी आपको दे दूंगा, रख लीजिएगा उसे, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन ग्लॉसरी से पूछते हैं। अगला बख्शी के बाद मीरे सामा, सेकंड बैलेंस, हाँ हाँ, और सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया कि कोई भी क्या ना हो पाए, आगे ना बढ़, मतलब कह दो थोड़ा क्या वर्ड यूज करें, करप्टेड ना कह लीजिए, सब एक दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है। अगला मीरे सामा, फोर्थ मीरे सामा, मीरे सामा, एन वो केवल आंख लगा दिया है, सामा ये रखिए, सामान नहीं है।
Household work. He was related with household department. Household department. Household department. अब household department of whom? Of Badshah. Of Badshah. चूंकि यह हाउसहोल्ड डिपार्टमेंट देख रहा था तो एक टाइम पीरियड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मीर सामा ही हो गई। तो भैया जो बादशाह के ज्यादा नजदीक वही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चूंकि सारा कुछ यही देख रहा है, जो उसके अंगरक्षक है, जो बॉडीगार्ड्स हैं, उसको भी यही अपॉइंट कर रहा है। जो कारखाना डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट लिखते जाइएगा, जो कारखाना डिपार्टमेंट है वो भी मीर सामा ही देख रहा है। कारखाना क्या है ये बताया था सर। कारखाना का सिम्हा, जो रॉयल फैमिली थी उनके यूज के जो सामान थे वो कारखाना में होते थे, मैन्युफैक्चर। तो जो कारखाना डिपार्टमेंट था वो भी मीर सामान ही देखता था। हुआ क्या, आपको दिख रहा है ना, इतना इंपॉर्टेंट हो गया भैया। जो ज्यादा आज भी जो होम मिनिस्ट्री के ज्यादा पास रहता है वो ज्यादा खास है। मतलब होम मिनिस्ट्री मतलब घर की महिलाएं, जो ज्यादा नजदीक हुआ घर की महिलाओं की। मतलब अब किसी का सामान बेचना होता है कहां जाता है, तो होम मिनिस्टर से मिलता है ना। अरे नॉर्मल एक बात है कि पंडित जी किसको अटैक करते हैं, पंडित जी, उनको पता है इनको अपने कर लो काबू में तो पतिदेव पैसा खर्च करेंगे। तो जो अब हाउसहोल्ड डिपार्टमेंट के जो ज्यादा नजदीक वही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए देखिए कभी कोई कर्मकांडी ब्राह्मण आता है तो पहले किसको देखता है, वो पहले महिला से मिलता है, ये दोष है वो दोष है, यहां जाइए वहां जाइए पूजा कराइए, क्योंकि उनको पता है यही सॉफ्ट टारगेट है। ये सॉफ्ट टारगेट कंट्रोल में आ गई तो कहां जाएगी, मेन मिनिस्ट्री कहां जाएगी। तो यही रीजन है। मीर सामा। अगला सद्र सुदूर। सद्र सुदूर he was related to religious department, religious work। इसीलिए यह पद ज्यादातर उलेमाओं को दिया जाता था। और जो रिलीजियस ग्रांट्स होती थी, रिलीजियस ग्रांट्स वो भी यही डिपार्टमेंट इशू करता था कि किसको रिलीजियस ग्रांट्स देना है, वो भी यही डिसाइड करता था। अगला काजी उल कुदात। काजी उल कुजात ये क्या है, काजी उल कुजात ये क्या है, चर्च, जुडिशियल डिपार्टमेंट। He was related to judicial department। जुडिशियल डिपार्टमेंट। फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर सद्र सुदूर और काजी उल कुजात एक ही व्यक्ति के पास रहता था। क्यों? क्योंकि जो लॉ था किस पे बेस्ड था, शरीयत पे बेस्ड था, और शरीयत की नॉलेज किसको होगी, उलेमाओं को होगी जो सद्र सुदूर है। इसीलिए काजी उल कुजात और सद्र सुदूर बेसिकली एक ही व्यक्ति के पास रहता था। पोस्ट दो थे, जब वही जज बनेगा तो काजी उल कुजात कह देंगे, जब वो रिलीजियस ग्रांट दे रहा है तो ही विल बी कॉल्ड एज सद्र सुदूर। सद्र सुदूर। ठीक। अब जो बाकी जो पोस्ट है ना, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट यही सब है।
मीर बहर क्या है, दरोगा क्या है, कोतवाल क्या है, वो सब एक लाइन में मिल जाएगा। अगला प्रोविंशियल, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल टाइम पीरियड में ही पहली बार प्रोविंस की बात आई है। इन 1500, अगला पॉइंट लिखिए, इन 1580, इन 1580 अकबर फॉर द फर्स्ट टाइम divided his empire into 12 सूबात। 12 सूबात। तो पहली बार प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस इस समय सूबा है, सूबा। तो प्रोविंस पहली बार अकबर ने डिवाइड किया था, इसमें 12 सूबों में, मतलब होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 12 सूबास। ठीक है। अब क्या है भैया सूबा? एक कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सूबास वॉज किसके टाइम पीरियड में था? तो क्या क्वेश्चन आंसर क्या है? कभी आपको शाहजहां आंसर मिलेगा, कभी आपको औरंगजेब आंसर मिलेगा। द रीजन वॉज है क्या कि 21 सूबास माना गया कि एक शाहजहां के पास था 21 सूबास, लेकिन कुछ बुक्स नहीं मानते, उनके अकॉर्डिंग शाहजहां के टाइम 19 सूबास ही है, औरंगजेब के टाइम 20 सूबास। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो थोड़ा लिख लीजिए बस इसके बारे में। मैं तो हाथ खड़े कर दिया। अभी रुकिए तो अभी। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सूबास वाज अंडर विच बादशाह? तो क्या है, कुछ बुक्स में आपको औरंगजेब मिल जाएगा, कुछ बुक में आपको शाहजहां मिल जाएगा। पूछने के चांसेस आज भी कम है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बताते हैं भैया सूबा किसके टाइम पीरियड में। बेसिकली ये लिख लीजिए कि शाहजहां के टाइम पीरियड में कुछ बुक्स कहते हैं 21 सूबा थे, और कुछ बुक्स कहते हैं, आंसर देते हैं औरंगजेब। मैक्सिमम नंबर ऑफ सूबा किसके टाइम पीरियड में है? औरंगजेब के टाइम पीरियड में 20। अब इसको भैया स्टार लगा लीजिएगा, और अगर यूपीएससी नहीं पूछेगा कभी, पीसीएस पूछ सकता है कि उसको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने मजा बहुत आता है, वो बाद में उस क्वेश्चन को रिजेक्ट करता है, कैंसिल करता है, आंसर चेंज करता है, तो उसकी आदत में। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, अलग अलग सोर्सेज, कुछ कहते हैं कि शाहजहां के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा थे 21 सूबा थे, और कुछ सोर्सेज कहते हैं कि औरंगजेब के टाइम पीरियड सबसे ज्यादा सूबा थे 20 सूबा थे। लेकिन शुरुआत कब हुई ये फिक्स है, अकबर के टाइम में 1580 में। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की थी, सूबा हेड कौन है? सूबेदार। ठीक, हेड कौन है? सूबेदार। अब सूबेदार का मतलब ये हो गया, जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोल बादशाह का था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो सेम रोल सूबेदार का है, कि सारी जो डिपार्टमेंट है सबको सुपरवाइज कर सकता है सूबेदार। ठीक है, तो सबसे बड़ा पद सूबेदार। क्या लिए लॉ एंड ऑर्डर को यही मेंटेन कर रहा है बेसिकली। अगला दीवान। दीवान, अब एक चीज ध्यान रखिए यहां पे, दीवान ये है इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, बस ऐसे बता देता हूं।
जो यहां का जो दीवान है वो इसको अपॉइंट फाइनली बादशाह करता है, लेकिन रिकमेंडेशन इस दीवान की है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो दीवान है वो किसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जा रहा है? दीवान, इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के दीवान के रिकमेंडेशन पे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? बादशाह ही। तो क्या समझ में आया? वर्क ये सूबेदार के अंदर ही कर रहा है वर्क, बट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इस दीवान के लिए। यही चेक एंड बैलेंस है, यही चेक एंड बैलेंस है। अब काम इसके अंदर कर रहा है, सूबेदार के अंदर, बट किसके प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल है? इस दीवान के लिए, क्योंकि वो उसको उसी के रिकमेंडेशन पे उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो चेक एंड बैलेंस हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये डिक्टेटर ना बन पाए, ये इसको बैलेंस कर रहा है ना। क्योंकि डिक्टेटर कौन कब बनता है? या तो मिलिट्री पावर ज्यादा आ जाए या मनी पावर ज्यादा आ जाए। तो मनी पावर को चेक करने के लिए ये दीवान अपॉइंट किया गया और ये दीवान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट काम इसके अंडर कर रहा है। बात समझ में आ रही थी? चेक एंड बैलेंस, बैलेंस कर रहा है, इसकी दीवान सूबेदार की पावर को बैलेंस कर रहा है। बात समझ आई? यही चेक एंड बैलेंस है। काम क्या है? वही रेवेन्यू और फिनेंस एक्ट का भी काम है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये चेहरा कुछ क्वेश्चन मार्क वाला लग रहा था, नहीं समझ आया? आ गया ना? अगला बख्शी, सूबेदार। ठीक, सूबेदार यहां प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फिनेंस का काम कौन देख रहा है? दीवान कर रहा है। ठीक है, ये दीवान काम इस सूबेदार के अंडर कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इंपीरियल दीवान के लिए। क्यों? क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन पे बादशाह इसको अपॉइंट करता है। तो मतलब अगर ये कह दे कि ये दीवान काम अच्छा नहीं कर रहा है तो तुरंत हट जाएंगे, सूबेदार नहीं हटा पाएगा, बादशाह हटा देगा। अगर अपॉइंट नहीं कर रहा है तो हटा भी नहीं सकता है, तो बादशाह लेकिन हटा सकता है। तो इसलिए ये इसको भैया बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल इस दीवान के लिए। ठीक है, कहां गए? बख्शी, प्रोविंशियल बख्शी। और ये एक और फैक्ट लिख लीजिए, 1586 में ये प्रोविंशियल दीवान का पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया। 1586 में, अकबर नहीं किया था। क्यों किया होगा? पहला तो 1580 में पहले सूबा ही बने, उससे पहले सूबा था ही नहीं। उसके बाद जब इसको लगने लगा ये व्यक्ति डिक्टेटर बन सकता है, तब उसने दीवान को अपॉइंट किया। तो भैया तुम्हारे पावर को बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए, इसीलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैं खुद हूं, लेकिन रिकमेंडेशन इंपीरियल दीवान की होगी। बख्शी, अब ये भी यही चेक एंड बैलेंस है। इस बख्शी का अपॉइंट कौन कर रहा है? बादशाह। रिकमेंडेशन किसकी है? मीर बख्शी की। प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, बस समझ जाइए। बस वो यूनिफॉर्मिटी और चेक एंड बैलेंस क्या है, जब मेंस आप लोग देंगे फिर से ही पढ़ना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं प्री और मेंस दोनों ही है। तो काम इसका यही था। बस अंतर क्या है प्रोविंशियल बख्शी का? क्या कि ये पे मास्टर है, ये सोल्जर्स को सैलरी देता है। तो बादशाह, रिकमेंडेशन किसकी है? मीर बख्शी। इसके बाद सद्र, सद्र प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला पद सद्र भी है, प्रोविंस में भी सद्र है। ये भी पद अकबर ने ही अपॉइंट किया था। सद्र एक्चुअल में क्या था, जो इंपीरियल सद्र सुदूर था, वो कभी कभी वो भी डिक्टेटर बन जाता था। क्यों? आप देखिए, ध्यान दीजिए,
रिलीजियस अकबर की पॉलिसी क्या है? सुलह कुल। तो उस सद्र की पावर को कंट्रोल करने के लिए उसने प्रोविंस में भी एक सद्र स्टैब्लिश किया, और वही ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी बादशाह, रिकमेंडेशन किसकी? सद्र सुदूर की, बट अपॉइंटिंग अथॉरिटी बादशाह है, तो इसलिए जब चाहे बादशाह इस सद्र को हटा भी सकता है। बात समझ में आ रही है? चेक एंड बैलेंस कैसे हो रहा है? हर चीज बादशाह ही है। हाँ, रिकमेंडेशन अलग की हो सकती है, लेकिन बादशाह ही अपॉइंट कर सकता है, बादशाह ही हटाएगा। तो इसीलिए बादशाह ही पूरा कंट्रोल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, सूबा, सूबा की पोस्ट नहीं, सूबा 1580 में स्टैब्लिश किया गया। अब जब सूबा आएगा तो उसके बाद सूबेदार आएगा ना, तो सूबेदार भी 1580 में, लेकिन जो दीवान है ये 1586 में आया। ठीक है, ये समझ आया? अगला सरकार, सूबा के बाद सरकार। ये ध्यान रखिएगा, सूबा और सरकार में डिफरेंस क्या? सूबा जो है प्रोविंस है, सरकार है आज के टाइम के डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में कि सूबा किसको रिसेंबल करता था आज के टाइम पे? सूबा प्रोविंस या स्टेट। फिर सरकार, सरकार, सरकार का हेड लिख लीजिए, कौन है? फौजदार, फौजदार, फौजदार। काम क्या? जो उससे पहले बादशाह का, उसके बाद सूबेदार का, सरकार में वही काम ये फौजदार कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। फौजदार के बाद अब इसकी पावर को बैलेंस कौन करेगा? अमल गुजार, अमल गुजार। यहां पे ये रेवेन्यू और फाइनेंस देख रहा है। अमल गुजार ये वहां पे रेवेन्यू और फाइनेंस देख रहा है, और ये दोनों एक दूसरे की पावर को चेक कर रहे हैं। अमल गुजार जो है वो फौजदार की पावर को चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, तो अपने आप बैलेंस भी हो गया होगा। सरकार के बाद परगना, हेड कौन है? शिकदार, शिकदार, शिकदार। शिक वर्ड पहली बार कब आया है? शिक, हु एस्टैब्लिश शिक? एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, मेडिवल हिस्ट्री खत्म होने वाली है। और शिक वर्ड किसने यूज पहली बार किया था? हाँ, गुप्ता पीरियड में नहीं प्रभु, वो बहुत पहले है। शिक वर्ड मेडिवल पीरियड। बताओ बताओ। हाँ, शेरशाह सूरी। शिक वर्ड पहली बार बलबन ने यूज किया है। लिखने से ज्यादा बार बार कहता हूं भैया, प्रीलिम्स जो है सबसे टफ है। वो अलग बात है कि पहला स्टेज है, जब दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली कोचिंग वाले जानते हो प्रीलिम्स के बारे में क्या बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा। प्रीलिम्स के लिए एक सिंपल सा वर्ड जो यूपीएससी कहती है कि प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर कीपिंग द रास्कल्स आउट। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको तुम बाहर ही हो, तुम्हारा काम नहीं है।
सीरियस कैंडिडेट्स नहीं देते हैं। तो अगर कितने भी अच्छे हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हो, लेकिन प्लीज नहीं क्वालिफाई करोगे तो उनके लिए आप रास्कल फील। ठीक है, तो भैया इतना काम करना पड़ेगा, प्लीज तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, वो बिना रटे नहीं हो सकता है। अभी लिख के दे जरा, वहां तो रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, रट्टा की आपकी टेक्निक्स अलग अलग हो सकती है, समझ के रखना। केवल ही मत कर जाना, घोट के पी जाना, वो अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन रटना तो पड़ेगा। और ये सिंपल फैक्ट है, कठिन कुछ नहीं चाहिए। सपने देखना अच्छा है, देखना भी चाहिए, लेकिन एक डे ड्रीमिंग होती है, एक डे ड्रीमिंग होती है। क्लास में बैठे हैं यूपीएससी की, ये डे ड्रीमिंग है फिलहाल। ठीक, जब इंप्लीमेंट करोगे तो एक्चुअल में ड्रीम है ये। इसीलिए जो रात को जब हमने शुरुआत की थी, तो हमारे सीनियर्स ने कहा जब तक सपने में अकबर घोड़ा दौड़ाते रहना है तब तक मानना। अभी तक हिस्ट्री पढ़ नहीं रहा ठीक से। मतलब जब तक सपने में आपके दिमाग में चल नहीं रहा सोते टाइम भी कि इस टाइप के फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो घोड़ा दौड़ा है, हाथी दौड़ा है, कुत्ता दौड़ा है, वो आपकी ड्रीम है। कुछ भी हो सकती है, ड्रीम तो कहीं हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर्स आपके दिमाग में घूमने चाहिए। तब आप होगा, तब आप उसको आत्मसात कर रहे हैं, आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं एक एस्पिरेंट हूं। अरे एस्पिरेंट तो देखिए ना, वो सामने लगा लगा के वही दिन भर यही करता है। दिन भर मतलब जिस समय डीमोरलाइज होता है वो अब व्हाट्सएप के डीपी पे लबासना लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत लोग को देखा है, आप लोग में से ही कुछ लोग और भी हैं, वो व्हाट्सएप के डीपी में लगाते हैं आईपीएस आईएएस, कुछ लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक दो लोग तो ऐसे हैं अपने नाम के आगे एसडीएम एडीएम भी लगा लिए। क्या है भैया ये, क्या है ये? आप लबासना आईएएस पीसीएस डीएम पीएम क्या लिख रहे हो? ये आपका काम आपको बना देगा ये, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोगों की और अच्छी आदत है, वो जितने भी बड़े बड़े टॉपर्स हैं वो सबको इंस्टाग्राम पे लाइक किए हुए, उनके रील्स। अक्षर जैन की रील्स क्या कर, अक्षर जैन अरे वो बन चुका सेकंड टॉपर था वो, उसकी रील क्या देखो, अब अपना देखो क्या कर रहे हैं। स्तुति शर्मा हुई तो भैया अरे उसके फॉलोअर जो थे, वो कुछ बता थोड़ी ना देगी, वो उसके फॉलोअर 200% बढ़ गए जिस दिन सिलेक्शन के अगले दिन, तो वो कुछ बता थोड़ी ना देगी। अब क्या कर रहे हो ये सब? हाँ, आपका ये जरूर है कि आपको जो कोई फॉलो करेगा तो आपके जितने आपकी जो फॉलो लिस्ट में होगा लगेगा ये एस्पिरेंट है पक्का। स्तुति शर्मा को भी फॉलो किया हुआ है, XYZ को फॉलो किया हुआ, अक्षर जैन को फॉलो किया हुआ है, सिहाग को फॉलो किया हुआ, हाँ पक्का एस्पिरेंट है। अरे भैया फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला, अगर शिक नहीं पता तो फॉलो वॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला। और मैंने कई बार शिक पूछा है, एक चीज और बता दो, जब भी मैं शिकदार शेरशाह सूरी भी मैंने बोला होगा तभी मैंने शिक पूछा होगा। मैं जब भी शिकदार बोलता हूं हमेशा शिक पूछता हूं, और कभी भी भूल जाते हो आप लोग। अगला आमिर, जो रेवेन्यू और फिनेंस को देखता है। आमिर, आमिर वैसे मैं कुछ कहा करूं गुस्से में तो नाराज मत हो, कहने का सच इतना होता है कि डे ड्रीमिंग मत करो। राह बहुत कठिन है, बता दो। जब हमने शुरुआत की थी तो हमें एक अमीर खुसरो का हमेशा एक शायरी सुनाई जाती थी। कौन सी सुनाई हुई कभी? वो खुसरो दरिया प्यार का, नहीं सुनी? चलो, शिकदार और आमिर, अरे खत्म भी करना है, ज्यादा शायरी हो गई। शिकदार और आमिर, शिकदार आमिर किसी दिन और, आज ही इतना हो गया। शिकदार और आमिर, अरे खत्म कर, अरे मनसबदार खत्म करना है। शिकदार और आमिर आगे, शिकदार आमिर
शिकदार किसी दिन और जब मूड हुआ, आज के लिए हो गया। शिकदार और आमिल, परगना का हेड शिकदार, who was related with maintenance of law and order, और दूसरा है आमिल, he was related with revenue, और लास्ट में विलेज, क्या वही पुराने खुद मुकद्दम चौधरी, ये ना हटेंगे बाकी कोई हट जाए। लास्ट में विलेज में खुद मुकद्दम चौधरी। खुद मुकद्दम एंड चौधरी, खुद मुकद्दम एंड चौधरी, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है इनका, ठीक है। जो बाकी छोटे छोटे पोस्ट हैं वो मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, देख लीजिएगा, फिलहाल इतना ही। अब आ जाइए मनसबदारी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा कम है, ऑप्शनल वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मेंस देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए बस इतना था, मनसबदारी सिस्टम शुरू कब हुई थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसमें भी डिबेट है, कब उसने शुरू की है, मनसबदार का मतलब क्या है, ये प्रीलिम्स का चीज है बस, इससे ज्यादा मनसबदारी से प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो सब मेंस की हो जाएंगी, लेकिन लिख लीजिए, चलिए मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, पहला पॉइंट, दिस सिस्टम ऑफ स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर ईयर 1572 और 73 मिलता है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, कुछ बुक्स में आपको 74 भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में 72-73 ईयर है, 1572-73। ठीक, नहीं 1574-75 करिए, 45, 1574-75, लेकिन डेट नहीं पूछेगा, बेफिक्र रहेगा, मतलब किसने शुरू किया था ये पूछेगा। अब ये है क्या, अगला पॉइंट लिख लीजिए, दिस वॉज नोन एज द स्टील फ्रेम ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम, जो आज के टाइम का आईएएस है ना, उसको भी स्टील, कोई है पबेड वाला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट पता है क्या ले रहा है, पता है आपको, पता है क्या, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के टाइम जो आईएएस है उसको स्टील फ्रेम ही कहा जाता है। तो मुगल टाइम पीरियड का जो स्टील फ्रेम था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यही है, स्टील फ्रेम, इस्पात, इस्पात, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, मनसबदारी सिस्टम, अंडर मनसबदारी सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स, नोबल्स, नोबल्स एंड मिलिट्री, इन तीनों चीजों को मनसबदारी सिस्टम के अंदर ही यूनाइट कर दिया गया। मतलब मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों एलिमेंट्स को मनसबदारी सिस्टम के अंदर ही यूनाइट कर दिया गया था। मतलब एक मनसबदार
नॉन मिलिट्री काम भी देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के काम जो आईएएस या ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं, और मिलिट्री काम जो सोल्जर्स देखते हैं। ये दोनों काम करता मनसब, मनसबदार जो है। मनसब का वर्ड क्या? अच्छा, मनसब की शुरुआत कौन से लिख लीजिए। मनसबदारी सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम which was followed by Genghis Khan या Mongols, which was followed by Genghis Khan in their military structure, in their military structure। चंगेज खान की जो आर्मी थी वो डेसिमल सिस्टम में डिवाइडेड थी, 10 से लेकर 10,000 तक। ठीक है, ग्रुप्स में 10 लोगों के ग्रुप के ऊपर एक अधिकारी, उसके ऊपर 100 लोगों के ऊपर एक अधिकारी, 1,000 के ऊपर एक, 10,000 के ऊपर एक, और जो 10,000 का हेड होता था उसको खान्स कहते थे। जो आज एक्सवाइजेड खान जो कहते हैं, बेसिकली वो एक मिलिट्री पद है, पोस्ट है। और जो 10,000 आर्मी के ऊपर एक खान को अपॉइंट किया जाता था। इसी सिस्टम पर बेस्ड था मनसबदारी सिस्टम। यहां पर भी मनसब को टाइप ऑफ मनसब है कि 500 से लेकर 2500 के मनसब को और कुछ कहते हैं, 2500 से लेकर 5,000 के मनसब को और कुछ कहते हैं, और 5,000 के ऊपर के मनसब को कुछ और कहते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ वर्ड मनसब इज, अगला पॉइंट, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मनसब इज पोजीशन, स्टेटस और रैंक, और रैंक, रैंक, पोजीशन, स्टेटस और रैंक। ठीक है, शुरुआत में क्या था, मनसब जो था केवल जात मनसब ही था। अभी बात सुन लीजिए, जात मनसब। 1595 में जो ये मनसब था, इसका डुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसमें? जात मनसब ने और सवार मनसब ने। तो क्या लिख लीजिए, मनसब से क्या है? डुअल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, 1595। अब ये समझ में आ जाए। 15 शुरुआत में मनसब का मतलब था पोजीशन या स्टेटस। ठीक है, 1595 तक मनसब का सीधा सा एक मतलब होता था जात मनसब। क्या अभी मैं बताऊंगा। जात मनसब मतलब यही, पोजीशन, स्टेटस और रैंक, यही मतलब है जात का, यही मतलब है। 1595 के आसपास इसने इस मनसब को डुअल रिप्रेजेंटेशन होने लगा। मतलब एक मनसब के अंदर दो रैंक आने लगी, जात रैंक और सवार रैंक। इसको डुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। तो जात रैंक का मतलब क्या हुआ? यही हायरार्की में उसकी रैंक क्या होगी? पर्सनल रैंक, पर्सनल रैंक। जात का मतलब पर्सनल रैंक, और सवार का मतलब कैवलरी रैंक। जात क्या बताएगा कि मनसबदारी सिस्टम में आपका रैंक क्या है, किस रैंक पे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस रैंक पे हो। और कैवलरी रैंक क्या बताएगी? एक मनसबदार को कितने घुड़सवार या घोड़े रखने, हॉर्सेस या ट्रूपर्स रखने, ये कौन बताएगा? सवार रैंक बताएगी। ये लिख लो, ये पर्सनल रैंक और कैवलरी रैंक। इतना पढ़ लो, ना सतीश चंद्रा पढ़ने की जरूरत है, ना कोई पढ़ने की जरूरत है। इतना इतना ही मनसबदार सिस्टम है। ठीक है, अगला पॉइंट, मनसब वॉज
categorized into three parts. मनसब was categorized into, मनसब की तीन श्रेणियां हैं, categorized into three parts. फर्स्ट कैटेगरी लिखिए, फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी ये क्या है? जब जात रैंक और सवार रैंक इक्वल होगी तो उस मनसबदार को फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल 5,000 5,000. हाँ तो नहीं, जात रैंक भी 5,000 की है, सवार रैंक भी 5,000 की. मतलब जब भी जो दोनों रैंक इक्वल होगी तो उसको फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार माना जाएगा. नहीं समझ रहा बात है? पर्सनल रैंक से मतलब ये है कि क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फर्स्ट हैं, ठीक, तो आपकी रैंक क्लास में क्या है? फर्स्ट है, तो आप क्लास के सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट है. मैं आया थर्ड, तो मैं क्लास का सबसे फिसड्डी स्टूडेंट हूं, थर्ड कैटेगरी का हूं. ठीक है, समझ रहे हैं? रैंक का मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी. तो मैंने अभी बता रहा, ये रिप्रेजेंटेशन है. मनसबदारी सिस्टम में जो हाईएस्ट मनसब प्रोवाइड किया जाता था वो 5,000 का ही होता था. अभी बता रहे, अभी थोड़ा सा और आगे आ जाएगा. मनसब करता क्या है वो अभी धीरे धीरे बात. पहले मनसबदारी समझ लीजिए क्या है, रैंक के हिसाब से मैथमेटिकल समझ लीजिए. जब भी सवार मनसब और जात मनसब बराबर होगा तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मनसबदार. और हाईएस्ट रैंक क्या है? अकबर के टाइम पीरियड में 5,000 थी, 5,000 का मनसब. अभी समझ लो, बस थोड़ा समझ लो, भी आ जाएगा. अभी इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है अभी मैं बताऊंगा. पहले मनसबदारी सिस्टम है क्या ये समझ लो. अगर थोड़ा और दिक्कत तो एक चीज बस बता दूं, मनसबदारी का मतलब ये होता था कि मुझे 5,000 का मनसब दे दिया गया, ठीक है, मतलब मैं फर्स्ट कैटेगरी का मनसब हो गया, मनसबदार हो गया. मुझे पीस ऑफ लैंड, मतलब अब मुझे उसी रिलेटिव सैलरी भी मिलेगी, सबसे ज्यादा सैलरी मुझे मिलेगी. इसीलिए जो मुझे लैंड अलॉट की जाएगी, यह सिर्फ सैलरी देने का तरीका था, तो मुझे सबसे हाई क्वालिटी ऑफ लैंड दी जाएगी. ठीक है, तो वो फर्स्ट मनसब है, क्योंकि मेरी सैलरी सबसे ज्यादा है, मेरी रैंक सबसे ज्यादा है, तो मुझे लैंड प्रोवाइड की जाएगी जिसको जागीर कहते हैं. अभी मैं नहीं बताना चाह रहा. इसीलिए जब मनसब को सैलरी दी जाती है, सैलरी दो तरीके से दी जाती है. एक कैश में जिसको नगदी कहा जाता है, नगदी मनसबदार कहते हैं, और जब जागीर दी जाती है तो उसको जागीरदार कहते हैं. तो मनसबदार और जागीरदार जुड़े हुआ वर्ड है. तो अभी उसमें रुक जाइए थोड़ा सा, ये समझिए. हाईएस्ट रैंक 5,000 की थी, ये सैलरी डिसाइड करता है, रैंक डिसाइड करता है, और 5,000 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी इसकी हाईएस्ट है. तो सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फर्स्ट कैटेगरी का मनसबदार है. ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली कैटेगरी का मनसबदार. अगला सेकंड कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी मनसबदार. ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं. 5,000 का मतलब क्या है? ये हो 3,000 भी सकता है, 3,000 3,000 भी हो सकता है, 2,000 2,000 भी हो सकता है. तो ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूं. दूसरा क्या है? 5,000 और 3,000, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस सैलरी की आधे से ज्यादा है. इस जात मनसब, जो सवार मनसब है, वो जात मनसब के आधे से ज्यादा है. आधा इसका क्या है? 25 है. अब ये इससे ज्यादा है तो इस सेकंड कैटेगरी ऑफ मनसबदार. मतलब सैलरी इतनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए आप सेकंड कैटेगरी ऑफ मनसबदार हो. इसकी सैलरी भी सबसे ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मनसबदार. सैलरी तो ठीक है, बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, थोड़ा दूसरे कोटि की, तो सेकंड कैटेगरी ऑफ मनसबदार. और थर्ड कैटेगरी ऑफ मनसबदार क्या है? जिसमें सैलरी ठीक है, बट जो सवार मनसब है वो आधे से आधा या आधे से कम.
ये आधे से ज्यादा, सैलरी इतनी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कम करनी है, इसीलिए आप थर्ड कैटेगरी पे पहुंचे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अब आपको जो लैंड दी जाएगी वो थोड़ी सी 19 हो जाएगी, मतलब फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। ये तीनों कैटेगरी समझ गए। इस प्रकार माना गया मुगल टाइम पीरियड में 33 कैटेगरीज ऑफ मनसबदार थे। 33 कैटेगरीज, 33 कैटेगरीज। जैसे ये मैं 5,000 का बता रहा हूं, 4,000, 4,000 वाला मनसबदार हो सकता है, 4,000 सवार मनसब, 4,000, 4,000, 4,000, 2,000, 4,000, 1,000, इनकी 3 कैटेगरी हो गई। 3,000 वाले मनसबदार चाहिए, 3,000, 3,000, 3,000, 1,500, 3,000, 1,500 से कम थर्ड कैटेगरी मनसबदार। इसी हिसाब से 33 कैटेगरीज हो गई। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, पूछता इतना डिटेल में नहीं है, ये बस मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को ऑप्शनल है, इस हिसाब से मैं डिटेल में बता रहा हूं। और जब सतीश चंद्रा पढ़ेंगे तो यही सब दिया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया है। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी हो गई? 3 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी हाईएस्ट रैंक, सेकंड कैटेगरी इससे छोटा, थर्ड कैटेगरी इससे छोटा। अब टाइप ऑफ मनसबदार आई, टाइप ऑफ मनसबदार। टाइप ऑफ मनसबदार लिखिए, 10 मनसब्स टू 500 मनसब्स। टाइप ऑफ मनसबदार, और टाइप ऑफ मनसबदार में 10 मनसब टू 500 मनसब, इनको मनसबदार कहा जाता है। जिनको 10 मनसब भी अलॉट है, जो बिल्कुल ही बेकार, 10 मनसब याद नहीं हो तुम, 10 ही मनसब का तुम्हें दे दिया गया, तो 10 मनसब से लेकर 500 मनसब तक का जिनका रैंक होता था, जात रैंक, उनको कह दिया जाता था मनसबदार। 500 से लेकर 2500 दूसरी कैटेगरी, दूसरा टाइप। पहला 10 टू लेकर 500 मनसबदार, 500 टू 2500 दूसरी कैटेगरी, इसको कहा जाता था आमिर। आमिर खान वाले, आमिर। और तीसरा 2500 से ऊपर, तीसरी टाइप, जो 2500 से ऊपर होते हैं, इनको कहते थे आमिर आजम। आमिर आजम, आमिर खान के पिताजी ने पढ़ा हो शायद, हो सकता है उनको पता था आमिर क्या होता है, तो इसीलिए ये आमिर आजम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आमिर होता है। 500 से लेकर 2500 वाले को आमिर कहते हैं। ठीक है, और मनसबदारी में क्या है, जो सिस्टम, ये मेरिट बेस्ड सिस्टम है। मेरिट पे जो व्यक्ति जिस मेरिट का होगा उसको उतनी ही बड़ा मनसब दिया जाता रहेगा। मतलब मनसबदारी सिस्टम में प्रमोशन भी होता है, कि हो सकता है कि मेरी एंट्री 10 मनसब से हुई, लेकिन मैंने अपने टैलेंट पर 500 मनसब पा लिए। तो दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन मेरिट। ये फिक्स नहीं, कहीं कहीं मिलता है एक सोल्जर की सैलरी 274 दाम मानी गई है, फिक्स नहीं बताया गया कितनी सैलरी है किसी की, वो एस्टिमेशन ही हुआ। ठीक, तो क्या है, मेरिट बेस्ड सिस्टम है। और क्या है, हेरिडिटरी नहीं है, कि एक जब मनसबदार की डेथ होती है तो मनसब को ले लिया जाता है वापस, और फिर रीअलॉटमेंट किया जाता है, और फिर रीअलॉटमेंट किया जाता है। अलॉटमेंट किया जाता है। अब सैलरी लिखिए, सैलरी कैसे दी जाती है, कितनी दी जाती है नहीं पता, सैलरी दी कैसे जाती है ये पता है।
दो तरीके से सैलरी दी गई। पहली क्या है? कैश, इन कैश, कैश में, जिसको क्या, उसको नाम दिया गया नकदी मनसब। सैलरी दो तरीके से, एक हुई कैश में, और जो जिसको कैश में दिया जाता था उसे कहते थे नकदी मनसबदार। नकदी मनसबदार, नकली नहीं, नकदी, नकद। और दूसरा जिसको जागीर दी जाती थी, और जिसको जागीर दी जाती थी उस मनसबदार को कहते थे जागीरदार। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। बात समझ आ गई? आई कि जिसको कैश में दिया गया वो नकदी मनसबदार, जिसको जागीर दी गई वो जागीरदार। अब जागीर क्या, फिर से सुन लीजिए, अब पीस ऑफ लैंड है जिसको उसकी सर्विस की लीव में दे दिया जाता था कि भैया आप कितनी सैलरी है, रेवेन्यू कलेक्शन जो होगा उसमें से अपना ले लेना था हिस्सा। लेकिन लैंड अलॉटमेंट नहीं है, रेवेन्यू अलॉटमेंट। लैंड अलॉट नहीं की गई थी, रेवेन्यू अलॉट की गई थी। लैंड तो और कोई था, मान लीजिए एक सरकार में लैंड अगर बांटी गई तो जो फौजदार है वो है उस पोस्ट पे, उसके बाद है जमींदार, और उसके बाद है पीजेंट्स। एक जमींदार समझ रही है, फौजदार एक ऑफिशियल पोस्ट है। अब इसको मान लीजिए अपने रेवेन्यू लेना, अपनी सैलरी लेना है, तो क्या करेगा ये भैया? पहले फौजदार से बात करेगा, भैया सैलरी दिला दो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऑफिशियल पोस्ट है। ठीक, अब ये फौजदार विद द हेल्प ऑफ जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करेगा पीजेंट से। इन केस रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाई तो मनसबदार को उसकी सैलरी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जागीरदार और फौजदार, इनके बीच रिलेशन हेल्दी होने जरूरी थे। और कैसे हेल्दी हो सकते हैं? या तो पर्सनल रिलेशन हो या विद द हेल्प ऑफ आर्मी। मनसबदार के पास अपनी आर्मी भी है, और अगर आर्मी वीक हो गई तो फौजदार क्या करेगा? रिवॉल्ट कर देगा, भैया तुम्हें नहीं लेके देंगे पैसा, क्योंकि जमींदार के साथ के रिलेशन है, जमींदार को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो पैसे नहीं दोगे तो मैं अपनी आर्मी से पैसे वसूल लूंगा ना। आर्मी अगर कमजोर पड़ गई तो क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। यही जागीरदारी क्राइसिस है, आगे जो भी मैं समझा दूंगा। जागीरदारी क्राइसिस जिसको सतीश चंद्रा ने मुगल डायनेस्टी के डाउनफॉल का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताया, जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदार है क्या? यही सिस्टम है जागीरदार। ये समझ में आ गई बात? जागीरदारी सिस्टम क्या है ये एक साथ वो भी समझा देंगे। जागीरदारी सिस्टम होता क्या था और कैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, और क्राइसिस क्या थी जागीरदार। ठीक है, अब मनसबदार से जुड़ी नहीं तो और चीज थी क्या? मिलिट्री। सोल्जर्स भी तो उसको प्रोवाइड करने हैं ना, तो अगला देखिए मिलिट्री। सैलरी समझ गए, जागीरदारी सिस्टम अलग से समझा देंगे। मिलिट्री, सोल्जर्स भी रखने हैं ना, तभी तो पैसा ले रहे हो, उसके हिसाब से सर्विस कर रहे थे। अब भैया मिलिट्री के लिए क्या है? अकबर ने एक सिस्टम शुरू किया जिसको कहते हैं दहबिस्ती। दहबिस्ती, और एक डिपार्टमेंट शुरू किया था दागे माहौल। लिख लीजिए, डिपार्टमेंट है क्या, पहले लिख लीजिए क्या है। दागे माहौल डिपार्टमेंट। अभी बता रहा हूं, पहले दागे माहौल लिखिए। पहले दागे माहौल, माहौली है, माहौली, दागे माहौली। डिपार्टमेंट का नाम दागे माहौली। अब ये दागे माहौली है क्या?
अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो दाग और हुलिया था उसको फिर से इंप्लीमेंट किया अकबर ने। उसको फिर से इंप्लीमेंट, जो अलाउद्दीन खिलजी का दाग और हुलिया था, एनबीटी ने उसको फॉलो किया। जब जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो इंप्लीमेंट ठीक से कर नहीं पाता उसके बाद खत्म हो जाता है। शेर शाह सूरी फिर से उसको इंप्लीमेंट करता है, दाग और हुलिया को। अंतर क्या था यहां पे समझ, अकबर ने क्या उसमें रिनोवेशन किया। अकबर ने अब जो घुड़सवार था उसके ऊपर 2 दाग किए जाते थे, 2 दाग। पहले एक स्टैंप होती थी, अकबर ने 2 स्टैंपिंग शुरू की। 2 स्टैंपिंग मतलब एक स्टैंप का मतलब क्या है, ये रॉयल आर्मी का घोड़ा है, और दूसरे स्टैंप का मतलब क्या है, ये एक मनसबदार का घोड़ा है। तो 2 स्टैंपिंग। डिपार्टमेंट का नाम दाग-ए-माहौली। दाग और हुलिया। जो दाग-ए-माहौली डिपार्टमेंट था 1572 का स्टैब्लिश किया गया था। 1572 1572। अब इसके अंदर दहबिस्ती अकबर ने शुरू किया था। दहबिस्ती क्या है कि एक जो ट्रूपर होगा वो 2 घोड़ों को रखेगा। एक घुड़सवार जो होगा वो, टाइम हो गया क्या? दहबिस्ती, एक ट्रूपर जो होगा वो 2 हॉर्सेस को रखेगा, इसको कहा गया दहबिस्ती। लिख लीजिए। सोल्जर है, सोल्जर को अब 2 घोड़ों को रखना है, उसको दहबिस्ती कहते हैं। दहबिस्ती तो 10 घुड़सवार 20 घोड़ों को रखेंगे, इसी को दहबिस्ती कह दिया गया। चलो कल करते हैं।